चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। कैसा केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको क्या मेनली पढ़ना है वो समझ लो। यहाँ पर अपन ना कुछ बातें पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, कैसे कैसे टर्म्स आते हैं, क्या क्या यूज होता है, मतलब बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में बेसिक बात करते होंगे। सबसे पहले तो डाल दीजिए रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री। ठीक है, रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र मीन्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री। अब ना केमिस्ट्री के बारे में छोटे छोटे जो फैक्ट पूछ ले जाते हैं वो याद रखिए। सबसे पहला फैक्ट तो इसमें क्या ही पूछा जाना चाहिए, रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के रासायनिक संरचना, दो ही चीज होती है एक मेनली। एक बात याद रखिए, कभी भी हम बच्चों से अगर डिफरेंस पूछते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या मेजर डिफरेंस बताना है, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आप तैयार रहिएगा केमिस्ट्री और फिजिक्स का डिफरेंस बताने के लिए। बताइएगा सर ये जो केमिस्ट्री होती है ना, वो क्या करते हैं, ब्रह्मांड में स्थित सभी वस्तुओं के निर्माण की जब बात आती है तो हम इसके क्या कहेंगे कि हाउ टू मेक, वो आ जाएगा। अगर निर्माण की बात करें कि आखिर निर्माण कैसे होगा या संरचना कैसे होगी, तो ये केमिस्ट्री की संरचना, संरचना अगर संरचना कैसे हो रही है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये बात केमिस्ट्री में की जाती है। किसी का निर्माण कैसे हुआ, उसकी संरचना कैसी है, ठीक है, तो वो किस में चला जाएगा, केमिस्ट्री में चली जाएगी। जबकि फिजिक्स में अपन क्या पढ़ते हैं, ये मेजर डिफरेंस याद रखिएगा ताकि आपके माइंड में सेट रहे। ठीक है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ता है वो भी कंफ्यूजन होते हैं यहाँ पर, तो समझिएगा कि फिजिक्स में अपन पढ़ते क्या है। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज कैसे बनी है, ठीक है, उसके बारे में हम संरचना, उसके स्ट्रक्चर, सारी चीजों के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जबकि फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कोई बताना चाहेगा कमेंट पर। सर यहाँ पर हम लॉ पढ़ते हैं, रूल पढ़ते हैं, कोई भी चीज कैसे काम करती है, कोई भी चीज मेनली जो मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पर हम नियम पढ़ते हैं। ये चीज पृथ्वी पे हो, फिजिक्स में हर चीज पृथ्वी पर हो रही है, बस हम उसके नियम का अध्ययन करते हैं और उसके नियम के अनुकूल या प्रतिकूल कुछ कार्यवाही करके कुछ नई चीजें क्रिएट कर लेते हैं। समझ पा रहे हो, हम उसके अनुकूल या प्रतिकूल कुछ ऐसी कार्यवाही करके वहां से कुछ फायदे वाली चीजें क्रिएट कर लेते हैं। जनरली फिजिक्स में हम लॉ और रूल को पढ़ाई करते हैं, नेचर का जो भी पृथ्वी है ना, ब्रह्मांड, उसके रूल और लॉ को पढ़ाई करेंगे और उसी के प्रतिकूल और अनुकूल कोई ना कोई कार्यवाही करके आप कुछ नई नई चीजों का निर्माण करेंगे, कोई नई नई चीजें निकाल देंगे, कोई कोई नए नए सिद्धांत बता देंगे। क्या पहले हम पृथ्वी पर नहीं रहते थे, कब से पृथ्वी पर रह रहे हैं, चंद्रमा ये सब कब से पृथ्वी पर है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसके नियम और इन सब का अध्ययन करके उस पर कुछ कुछ फैक्ट बता दिए। आपने बताया कि जब घर्षण हो रहा है, मतलब चल रहे थे तो घर्षण तो हो ही रहा था पहले भी, लेकिन आपने बताया कि अगर घर्षण हो रहा है तो इस घर्षण का फायदा तो यहां भी उठाया जा सकता है, इस घर्षण से तो ऐसी मशीन भी बनाई जा सकती है। जब आपको पता चला कि क्लैपिंग करने से साउंड निकलता है, तो आपने ये कहा कि कोई भी वस्तु टकराने से वहां से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपने घड़ी का आविष्कार, वो बैल का आविष्कार कर दिया होगा, वो वाली ट्रिंग 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 बजने वाली। इस तरह से और भी बहुत सारी फैक्ट होंगे कि रूल और लॉ को पढ़ने के बाद आपने फिजिक्स की बात करी। ठीक है, तो रूल और लॉ फिजिक्स में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के लिए मेन फैक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें देख लेते हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, वो तो हमने बता ही दिए, संगठन वो भी बता दी कि किस किस चीजों से मिलकर बना होता है, उसकी प्रॉपर्टी कि वो किस टाइप का काम करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो भी हमने आपको बता दिया है। तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं के और उनके परिणामों का अध्ययन करेंगे कि भाई उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बेस है, अम्ल है, इससे रिएक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, इससे मत जलाओ, इसमें मत रखो, ये सब अपन को पता होता है ना कि नमक को पानी में मत रखो नहीं तो ये हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि आपको उसका ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होता तो आप ये गलती नहीं कर देते। ठीक है, पेट्रोल कैरोसिन पे आप ये मत रखो, वो मत रखो, ये रखो, वो मत रखो, ये सब कैसे, आपको चूंकि ज्ञान है आप वो गलती नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इन्हीं सब के चक्करों में केमिस्ट्री के कारण आपको ये सब ज्ञान है। ठीक है, ये अपने उतने काम की बात नहीं है। अब बात आती है कि इसके पूछा जाता है रसायन के पिता किसे कहा जाता है या रसायन के जनक किसे कहा जाता है। रसायन के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको बोलते हैं, लेवोजियर को। ठीक है, ये जनरली लूसेंट टूसेंट में दिया रहता है, यहाँ पर पूरा नाम लिखा हुआ है तो लिख दीजिए एंटोनी लेवोजियर्स। ठीक है, क्या लिख लीजिए, एंटोनी लेवोजियर्स। जो जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट वो बस हम आपको मलाई वाली चीजें दे दे रहे हैं। एंटोनी लेवोजियस
केमिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? जनरली बच्चे लेवोजियर याद रखते हैं, आप भी चाहें तो यही याद रख सकते हैं, पूरा नाम है एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, और कौन सी शताब्दी में, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, कहाँ के थे? हाँ, फ्रांस के थे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये फ्रांसीसी है। ठीक है, ये फ्रांसीसी है, कौन सी शताब्दी में? 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में इन्होंने केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री के, कब की बात है ये, कब के थे? 18वीं शताब्दी के थे, फ्रांस के साइंटिस्ट हैं लेवोजियर्स, है ना, एंटोनी लेवोजियर्स, तो केवल लेवोजियर्स भी आप याद रख सकते हो। फिर इसके बाद हो गया, विज्ञान का जनक कहा जाता है ना, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये भी कह सकते हो कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री याद रख सकते हो। ठीक है, ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर्स को, फ्रांसीसी हैं, 18वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं ना, लेवोजियर्स याद रख सकते हो। लेवोजियर्स से मेनली पेपर में पूछा गया है, फ्रांसिस के हैं, ये सब बहुत कम पूछा गया, लेकिन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं किसमें, सामने लिखा, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्या, रसायन। अगर ये पूछेगा केमिस्ट्री वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई है, रसायन की उत्पत्ति कहां हुई है, जब हम हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो समझ में आता है सच्ची में रसायन इतना काम कर सकता है क्या, ऐसे कोई भी पी जाता है कुछ कुछ केमिकल और ये पहलवान हो जाता है, गजब चीजें होती है, वो हॉलीवुड मूवी में होती है। ठीक है, तो गजब होता है, तो रसायन, और वो पिक्चर भी वहां की हुआ करती है। रसायन, रसायन जो वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, किसने किया है? रसायन शास्त्र की उत्पत्ति। ठीक है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति, ठीक है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति चलिए ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहां पर हुई है। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति आप याद रखिएगा कि ये कहां से हुई है, मिस्र से। ठीक है, मिस्र, ये कहां से स्टार्ट होगी, मिस्र से स्टार्ट होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ऐसे लिखते हैं, मिस्र लिख दिए हैं। ठीक है, मिस्र, ठीक चलेगा ना, मिस्र आप याद रखिएगा कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र से हो गई। और कैसे? रसायन शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी, केमी, तभी तो उसका नाम केमिस्ट्री रखे हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी, पाई जाने वाली मिट्टी, मिट्टी मिस्र, चेमी, तभी इसको केमी बोलते हैं ना, चेमी, चेमी से हुई है। ठीक है, चेमी से हुई है, लेकिन उसको अपन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री ही पढ़ते हैं। ठीक है, मिस्र में पाई, अगर पूछा जाएगा रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई है। इसका मतलब तो काला होता है। ठीक है, इसका मतलब पूछा जाएगा तो काला होता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ, ये याद रखिएगा कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो काला होता है, इसका शाब्दिक, ये सब भी पेपर में पूछ ले जाता है, ये मत सोचना कि सर ये पेपर में पूछा जाता है, बिल्कुल जो पूछे जाते हैं वही बता रहे हैं सबसे ज्यादा। जैसे बजट का मतलब पूछ लेता है, चमड़े का थैला। ठीक है, कि बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको याद रखना है बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। लोग सोचते हैं बजट का मतलब होता है एक वर्ष में निकाला गया, वो जरूरी नहीं है। बजट आपके इधर एक वर्ष में निकाला जाता है, प्रति वर्ष दिया जाता है। कई देश होंगे जहां 5 साल में बजट दिया जाता है, कई हर 6 महीने में बजट दिया जाता है। आपके भारत देश में, अपने भारत देश में क्या होता है, एक साल में बजट पेश किया जाता है, तो ठीक है अपने इधर पे, लेकिन जरूरी नहीं कि बजट का मतलब एक वर्ष में जो पूरा लेखा जोखा देते हैं उसको बजट बोलेंगे। बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। ठीक, इसी प्रकार से केमी का शाब्दिक अर्थ है काला। ठीक है, या और केमी क्या है तो बताना, मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी का नाम था। ठीक है, वहां से उत्पत्ति हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या, काला। ये वाला मार्कर खत्म, काला मार्कर खत्म हो गया अपना। ठीक है, मतलब काला वाला। चलो, तो काला यहाँ पर याद रखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ होगा काला, जिसको हमने लिख दिया लाल से, बाकी काला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काला रख। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर किसी को काला बोलना हो तो आप हमेशा शब्द को सीखो, जो पढ़ाई किए हो ना इसी का यूज क्या करो भरपूर। ठीक है, अगर आपको किसी को ऐसा कुछ बोलना है तो आप उसको बोल सकते हो केमी। ठीक है, केमी बोल सकते हो गया भाई। चलो, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड वर्ड को यूज करो, मिटा दें इनको। चलो, याद रखोगे ये सारी चीजें, ये सारी चीजें याद करोगे। इसके बाद क्या ही देना है, रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है, कौन सी कंट्री में, तो मिस्र में माना जाएगा, वो तो बता ही दिए, लिख ही लोगे।
अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस 3 पार्ट में कौन कौन से पढ़ोगे वो देख लो, यहाँ पर कौन कौन से 3 पार्ट होंगे वो देख लो। एक होगा भौतिक रसायन, एक पढ़ाई करोगे भौतिक रसायन की, स्ट्रक्चर ये सारी चीजें इसमें पढ़ोगे, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद कार्बनिक और अकार्बनिक 3 प्रकार से पढ़ोगे। एक पढ़ोगे फिजिकल, भौतिक रसायन, कार्बनिक, अकार्बनिक। इसी में हम बता दें, अलग अलग से कुछ ही ना करें, ठीक है। इसी को आप बोल सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यहां पर हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पार्ट में आप इसे पढ़ोगे केमिस्ट्री को। इसके बाद हम बता दें कि इसमें मुख्यतः क्या क्या बातें आएंगी, वो सब चीजें देख लो कि फिजिकल केमिस्ट्री में इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुण तथा भौतिक संरचना, स्ट्रक्चर में नाम ही दिया फिजिक्स, तो हम तो पता है ना स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करोगे, केवल रिएक्शन की बात नहीं करोगे। कैसे बना है, क्या बना है, कितने अणु होते हैं, ये सब आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर की बात फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके बाद आ जाता है, इसके बाद क्या आ जाएगा, कार्बनिक रसायन में आप क्या पढ़ोगे, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिक अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन करोगे। मेन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम कार्बन और हाइड्रोजन, या फिर लिख देते हैं हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने, मेन यहाँ पर ये पढ़ोगे। जो मेन बात होती है, इतनी बड़ी बड़ी बात कौन लिखेगा, ठीक है, और कौन याद रखेगा। इन शॉर्ट की बात आप याद रखा करो कि फिजिकल केमिस्ट्री में अपन स्ट्रक्चर की बातें पढ़ा करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन की बातें होगी मुख्यतः से, ठीक है। उसके बाद तो स्ट्रक्चर हर चीज में बातें होगी, और ये पेपर में थोड़ी ना आने वाला, लेकिन अगर आता है, मान लीजिए कार्बनिक केमिस्ट्री किसे कह जाते हैं, फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ना, इन फ्यूचर उन्हीं क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। ये कार्बनिक कौन पढ़ता है भैया, कार्बनिक में कौन सा अध्ययन करते हैं, अकार्बनिक में कौन सा अध्ययन करते हैं। मेजर डिफरेंस आप याद रखिए कि कार्बनिक केमिस्ट्री में अपन हाइड्रोजन और कार्बन से बनी चीजों का मेन अध्ययन करते हैं, और हाइड्रोजन कार्बन से ज्यादातर जैविक चीजें बनती है। कौन सी चीजें, जैविक चीजें ज्यादातर हाइड्रोजन और कार्बनिक का योग होता है। जैसे अपन भी जो है ना जैविक चीजों में आते हैं, ये सब हाइड्रोजन और कार्बन का योग होता है। उदाहरण के लिए, इस पे एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं क्या होगा, ठीक है। एग्जांपल के लिए ईंधन में पढ़ेंगे, इसका ईंधन का पढ़ोगे, ठीक है। ईंधन के बाद क्या कर दोगे, खाद्य पदार्थ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लास्टिक भी। जरूरी थोड़ी ना कि हाइड्रोजन और कार्बन का बस पढ़ोगे, मेनली ये बताए ना, तथा उनके आपसी व अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन करना है इसमें, ठीक है। इनका आपस में और अन्य क्रियाओं से कैसे क्या अध्ययन करते, कैसा क्या रिएक्ट करते हैं, वो आपको याद रखना है। ईंधन, खाद्य पदार्थ, प्लास्टिक, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है, वो प्रकाश संश्लेषण, इन सब के बारे में आप क्या करोगे, कार्बनिक केमिस्ट्री में अध्ययन करोगे, ठीक है। ये उसके बाद अकार्बनिक में जनरली आप बोल सकते हो जो जैविक पदार्थ नहीं होते हैं ना, उसको बोल सकते हो, ऐसा मेजर याद रख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर क्या होगा, गैर हाइड्रोकार्बन की, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर नहीं बने हैं उनका। तो यहाँ पर हो जाएगा गैर हाइड्रोकार्बनिक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का यूज नहीं हुआ है, उसके बारे में इसमें अध्ययन करेंगे अपन। गैर हाइड्रोकार्बन के बारे में इसमें पढ़ेंगे, गैर हाइड्रोकार्बनिक के बारे में इसमें पढ़ेंगे अपन यौगिक तथा, अब बताए थे ना कि क्या पढ़ोगे, निर्जीवों के बारे में आएगा। इसका मेनली जो हम मतलब मेनली फैक्ट को याद रखते हैं कि जो एकदम छोटा सा काम बन जाए और अपना काम बन जाए। तो गैर हाइड्रोकार्बनिक निर्जीवों के बारे में ज्यादातर बात करोगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं ना जनरली जो रहता है निर्जीव पदार्थों का अध्ययन इस पे किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिख सकते हो कौन सा भाई, धातु, खनिज, तो खनिज और धातु एक ही तो है ना, नहीं लेकिन अलग अलग। सेल, मतलब ये सब खनिजी पदार्थ तो है, सेल हो गया, धातु हो गया, सब खनिज पदार्थ हो गए। रेडियो एक्टिव जो होते हैं, रेडियो सक्रिय जो होते हैं, रेडियो सक्रिय, ये सब अभी तक पेपर में नहीं आया, लेकिन हमारा मानना है कि इन फ्यूचर कहीं ऐसी चीजें ना हो। अच्छा, इनको सुधार भी करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लिख देंगे, इतना तो खैर समझ जा रहे हो, अभी लिख देंगे उसको। तो हमारा मेनली क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं,
कि फिजिकल जो केमिस्ट्री है इसमें आप इन सब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इनके बारे में पढ़ोगे मेनली, ठीक है, और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मेनली इनके बारे में पढ़ोगे। अब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो तो आपको बताए जाएंगे, लेकिन याद रखो आज तक पेपर में ऐसा नहीं पूछा गया कि कार्बनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। अपने पेपर में रेलवे वाले में तक नहीं पूछा गया होगा, बाकी अभी देखेंगे तब पता चलेगा ना पूरे कौन से प्रीवियस हमने देख लिए। अभी इसके क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे तब आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। अभी हम पूरे टॉपिक करवा रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर पर ध्यान नहीं दे रहा, वो तो आपको ऐसे भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब और 10 मिनट की और क्लास ले लेते हैं, कुछ फैक्ट फैक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, और कल से और जल्दी क्लास लगा देंगे तो और जल्दी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं पदार्थ, ठीक है, सब्सटेंस ऑफ मैटर। तो आपको तो पता हुआ है कि पदार्थ किसको कहते हैं, ठीक है। अगर बोला जाएगा पदार्थ किसको कहते हैं, तो जो भी चीज जो है ना वस्तु को घेरे रहती है, जगह घेरती है, उसको पदार्थ कहते हैं। आप बोल सकते हैं कि पदार्थ कहते किसको है, तो पदार्थ के लिए जो मेन फैक्ट होगा कि सब पदार्थ, सब कोई पदार्थ पदार्थ बोलते रहते हैं। पदार्थ किसको घेरते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं। छोटी सी बात याद करवा रहे हैं, यहां देख लेते हैं क्या ही लिखा होगा। वह वस्तु जो स्थान छेके या घेरे रहते हैं जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। अच्छा एक और बात याद करो कि जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, वह वस्तु जिसे स्थान घेरे रहते हैं जिसमें भार होता है उसे आप पदार्थ कहते हो। ये तो आपको याद ही रख लेना है। इसके बाद जो एग्जांपल लिखा हुआ है, और आप तो जानते हो ना ठोस द्रव गैस मेनली 3 ही होता है, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान में कितने पदार्थ पदार्थ कितने टाइप के, तो क्या बोलोगे 5, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने पदार्थ है, तो जनरली लोग पहले भी अब इतना तो अपन याद करें, पुराने समय से याद करें, ठीक है। कौन कौन से, अब यहाँ पर उदाहरण पर लिख देते हैं। हवा मतलब एक प्रकार की गैस हो गई, पानी ये द्रव हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, हवा पानी और कोई ठोस कर दो, ठीक है। तो हवा पानी गैस ये सारे के सारे पदार्थ कहलाएंगे, सब के सब पदार्थ कहलाएंगे। लेकिन हम ये कह रहे हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने अच्छी तरह से याद रखा है 5 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से 5 प्रकार, चौथा और पांचवा ही होगा, बाकी सब 3 तो लोगों को याद ही रहता। वेरी गुड, आपकी कमेंट भी बिल्कुल सही है। 5 प्रकार, पहला कौन सा है भाई, ठोस हो गया, द्रव हो गया, द्रव ठोस गैस, गैस, ये 3 तो हर किसी को याद रहते हैं। चौथा और पांचवा क्या याद रखिए, तो चौथी अवस्था भी बच्चों को याद रखते, अपने 9th क्लास में पढ़ कर आया है, प्लाज्मा। चौथी अवस्था प्लाज्मा रहेगा, हमें टीचर याद दिला देते थे ना जाने कौन सी अवस्था, बोलते हैं पनीर जैसा रहेगा प्लाज्मा, अरे ठीक ही है, हो गया। चौथी अवस्था क्या रहेगी, प्लाज्मा रहेगी, अच्छे से याद रखना, ठीक है। ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा अवस्था हो गई। आप चाहो तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल ले सकते हो, बस अभी यहाँ याद रखो कि 5 प्रकार के होते हैं पदार्थ। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। और कल को पूछा जा सकता है कि नए प्रकार का पदार्थ का नाम बताइए, ठीक है, या अंतिम अंतिम प्रकार के पदार्थ का नाम बताइए। इनके बाद प्लाज्मा की खोज की गई थी, और इसके बाद लास्ट में क्या खोजा गया, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन क्या नाम था उसका पूरा, कंडेंसेंट, कंडेंसेट। बस बोस आइंस्टाइन बोल करके अपन काम चला लेते थे कि वो जो पांचवा पदार्थ है ना बोस आइंस्टाइन बोल दिया करते थे, लेकिन उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो आप याद रख सकते हो ये चारों पांचों के पांचों नाम बोस आइंस्टाइन। देखिए कमेंट में भी यही आया ना, क्योंकि जनरली सब यही पढ़ते हैं और कुछ ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली लोग यही पढ़ते हैं, आइंस्टाइन, आइंस्टीन, आइंस्टीन, देख लेना स्पेलिंग, स्पेलिंग बस एरर ना हो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये जनरली नहीं पढ़ते, बस बोस आइंस्टीन याद रखते हो गया, ठीक है, कंडेंसेट, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों प्रकार आपको याद रखने हैं, क्या होता है कैसे होगा, आप चाहो तो और सर्च कर सको, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। ये सब पदार्थ के टाइप होते हैं, प्लाज्मा हो गई, फिर उसके बारे में पढ़ना हो तो कर ही लोगे। ओके, अभी मिटा दे, 5 प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है। चौथा और पांचवे का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है, मिटा दे। और हो सकता है कि क्या होते हैं वो भी पूछ ले, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कि बताइए बोस आइंस्टाइन किसका नाम दिया, तो जो किताबी भाषण होगा वही वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट तो नहीं अभी आपके लिए, फिर बता दिए कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अलग से सजा जाके वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है।
चलिए, जैसा इसने स्ट्रक्चर बताया वो भी आपको स्ट्रक्चर बता ही देते हैं लास्ट में। फिर इसके बाद की क्लासेस कल से पढ़ेंगे और कल से देखेंगे क्या क्या होता है। सभी जो 5 प्रकार पढ़े उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कि ठोस किसे बोलोगे, द्रव किसे बोलोगे, गैस किसे बोलोगे। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या होता है कि सबसे ज्यादा विषण किस में होता है, सबसे ज्यादा ये किस में होता है, वो किस में होता है ना। तो ये संसंजक बल, कोहेंसिव फोर्स किस में लगता है सबसे ज्यादा, ठीक है। ये सब जो पूछा जाता है, इंट्रा मॉलिक्यूल फोर्स किस में होता है, इंट्रा मॉलिक्यूल अट्रैक्शन किस में होता है, ये सब चीजें पूछ लेता है ठोस द्रव गैस में, ठीक है। अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक, है ना, ये सारी चीजें तो पूछ लेता है। तो इसके बारे में भी हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी एक स्ट्रक्चर बना लो कि क्या होता है, पदार्थों का वर्गीकरण किस तरह से मेजरली किया गया है। सबसे पहले पदार्थ लिखो, ठीक है। पदार्थों को कैसे बांटा गया, 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, भौतिक वर्गीकरण अलग किया गया, रासायनिक वर्गीकरण इसका अलग किया गया है। इसका भौतिक, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में जो अपन लिख रहे हैं ना डायरेक्टली, उसके जो क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो शब्दों को नहीं जानते कि कौन कौन से शब्द होते हैं, एटलीस्ट वो तो जान जाओ, ठीक है। पदार्थ, इसका भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे, भौतिक वर्गीकरण। जिनको ये सब नहीं आता उनका पेपर नहीं निकलता है आराम से, क्यों? क्योंकि इनके अंदर की डिटेल आपको जरूरी है, जाके ये सब जरूरी है। भौतिक वर्गीकरण हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण हो गया, रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण हो गया। भौतिक वर्गीकरण में अपन क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, जनरली ठोस, द्रव, गैस, इनके बारे में ही पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही हमें पढ़ना है, ठीक है। भौतिक वर्गीकरण में, रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या आ जाएगा भाई, रासायनिक वर्गीकरण में लिख लीजिए, एक आएगा शुद्ध पदार्थ और एक आएगा अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में कौन होगा, शुद्ध पदार्थ में जनरली यही होते हैं, 2 ही चीज होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। पहले यौगिक नहीं बनाओ, पहले तत्व बनाओ, तत्व, उसके बाद यौगिक लिख दो, ठीक है। तत्व जो होंगे वो शुद्ध अवस्था में होंगे। जैसे बोल दिया हमने कि ये आयरन का तत्व है ना, जितने भी एलिमेंट, तत्व का मतलब एलिमेंट, तो आपने देखा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट तो ही है, और एलिमेंट वही होंगे। अगर आयरन बोले हो, कॉपर बोले हो, एल्यूमिनियम बोले हो, जो भी बोले हो, तो एलिमेंट एकदम शुद्ध पदार्थ होंगे। उसके बाद उससे मिलता है कंपाउंड, एक होता है कंपाउंड होना, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है क्या, मिक्सचर। तो मिक्सचर अशुद्ध होता है कि कंपाउंड, तो आपको याद रखना है मिक्सचर अशुद्ध होता है, कंपाउंड प्रॉपर रेशियो में। कैसे पता चलेगा, यौगिक, कंपाउंड, मिक्सचर, मिश्रण की परिभाषा क्या है। तो आप बोलना, अगर कोई चीज समान अनुपात में मिला हो तो उसे यौगिक कहेंगे, और असमान अनुपात में मिला हो तो मिश्रण कहेंगे। अगर आपको पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तभी जल बनेगा। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलेगा तभी जल बनेगा। तो वो किस में जाएगा, यौगिक में, क्योंकि उसका एक प्रॉपर रेशो है। अगर आपने उसके रेशो के साथ छेड़खानी किए तो जल नहीं बन पाएगा। अगर उसके आपने रेशो के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु होगा तभी, इसी अनुपात में होगा तभी बनेगा यौगिक, तभी बनेगा जल, उसके अलावा नहीं। जबकि मिश्रण, लड्डू बना लो, कोई जरूरी है कि भैया शक्कर इतने डलना चाहिए, हाँ स्वाद के लिए चलेगा, लेकिन कम ज्यादा हो सकता है, बादाम इतना कर दो, ये इतनी कर दो, किसमिस छुहारा इतना कम ज्यादा कर दो, सब चलेगा। तो ऐसे सब चीजें जिसमें मतलब कि सब चीज चलेगा ना, उसको कोई नहीं। शरबत अरबत कभी बना रहे हो, ठीक है, ये सब मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे जिसमें कम ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो यौगिक हो गया, तत्व और यौगिक। इसके बाद बता दें, इसको एलिमेंट बोल देंगे, इसको कंपाउंड बोल देंगे। मिश्रण में आएगा अशुद्ध पदार्थ में क्या बोल दिए, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण बोल सकते हो, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण बोल सकते हो। मिश्रण में भी 2 प्रकार के मिश्रण आते हैं, मिश्रण में भी 2 प्रकार के मिश्रण होते हैं, एक होता है संगामी मिश्रण और एक बोला जाएगा विषमांगी मिश्रण। एक होता है संगामी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। विषमांग होते हैं कि विषमांगी, देख लेना, विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है। एक होगा संगामी मिश्रण, एक होगा विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ में आपको पता चल गया एलिमेंट और कंपाउंड, ये होते हैं शुद्ध पदार्थ। यहाँ पे भौतिक का वर्गीकरण मतलब हमें इसके वर्ड्स पता होने चाहिए, इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। ऐसे सब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए संगामी मिश्रण एक समान हो, एक दूसरे के अंदर घुल जाए, ठीक है, पता ही ना चले कि वो मॉलिक्यूल है कि नहीं, ये सब पढ़ेंगे जब डीप होगा। तो ये सब संगामी मिश्रण होते हैं। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, ठीक है। और फिर यौगिक किसे कहेंगे, फिर तत्व किसे कहेंगे, ये सब आपको पता होने चाहिए। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, यौगिक क्या क्या होते हैं, उनके बारे में ये सब पढ़ना जरूरी है। टेबल लेवल नहीं, लेकिन हाँ कम से कम वर्ड तो पता होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा, वरना ऐसे कैसे काम बनेगा। इसीलिए हम ये सब करवा दे रहे हैं, ठीक है।
अब तत्वों के बारे में पढ़ो कि तत्वों में भी बहुत सारी पढ़ेंगे। तत्व अपन ने कहां पर देखे बताइए? तत्व अपन ने कहां पर देखे? पीरियोडिक टेबल सर, जो पीरियोडिक टेबल है उसी में हमने तत्वों को पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में पूरे तत्व पढ़े। अब तक कहा जाता है कि 118 तत्वों की खोज हो गई, लेकिन मान्यता कितनी दी जा रही है बुक्स पे? 114। तो 114 करेंगे, 118 होगा तो 118 पे टिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अब तक, लेकिन अभी जो पीरियोडिक टेबल में जो रहेगा उस पर ही हम मान्य देंगे 114 के आसपास वर्णन है तो उतना ही पर देना है, ठीक है। तो तत्वों में आपने क्या क्या पढ़ा है? ठोस, द्रव, गैस, ये सब तत्वों में ना पढ़ा है, तो वहीं पर हो जाएगा तत्वों के बारे में। ठोस, द्रव, गैस नहीं, ये तो टाइप्स होते, पदार्थ के टाइप्स होते। नहीं, तत्व में कौन कौन से होगा? धातु, अधातु। ठोस, द्रव, गैस में भी जाएगा, लेकिन तत्व में क्या आएगा? धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तत्वों का जो वर्गीकरण करेंगे अपन वो किस पर करेंगे? धातु, अधातु और उपधातु, इस पे करेंगे, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल एंड सेमी मेटल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखोगे धातु, अधातु, उपधातु। अच्छा, ये धातु, अधातु, उपधातु क्या होती है? पेपर में कैसे आएगा? कहाँ सोचेगा? लोहा पूछेगा का? गया वो जमाना, गया वो जमाना जब लोहा एल्यूमिनियम के बारे में पूछ लिया जाएगा। अब पूछेगा कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? तो आप याद रखिएगा वो सब अधातु है। कौन है? अधातु, ठीक है। वो अधातु है। कई गैसेस है जो धातु में भी आती हैं, लेकिन ऑक्सीजन, कार्बन, इन सब के बारे में पूछ लेगा तो अधातु है। जो फैक्ट पूछे गए अपन पढ़ लेंगे, उसको याद करें, कई के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि जो फैक्ट पूछे गए वो अपन को एग्जैक्ट याद हो जाए, ठीक है। और कमेंट पे बताना, ग्रुप में बता देना, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी, ठीक है, कि आपको पीडीएफ बनाकर दे दे क्या? इसकी पीडीएफ पहले से ही बनाकर दे दे क्वेश्चन की। कमेंट ही में लिख दीजिए कि हाँ सर इसकी पीडीएफ बनाकर डाल दीजिए क्वेश्चन आंसर की, ताकि हम एटलीस्ट एक बार रीड कर लेंगे, ताकि हमारे माइंड में सारी चीजें, क्योंकि ये फैक्ट है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी याद करने वाली चीज है, ठीक है। याद करना मतलब समझ के याद करोगे और अच्छी बात है, वरना ऐसे याद ही करें। लेकिन फिजिक्स को केवल याद करने से काम नहीं चलेगा, फिजिक्स को समझना जरूरी है। केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन को समझना जरूरी है, ठीक है। जो फैक्ट है वो तो याद कर लोगे चलेगा, बायो के फैक्ट को भी याद, क्योंकि उसको समझना ना समझना एक बराबर हो जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो उसके फैक्ट्स को याद करोगे तो भी चल जाएगा। बाकी केमिस्ट्री को थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ता है, बाकी फैक्ट तो याद ही रखने पड़ते हैं। लेकिन फिजिक्स ऐसी ऐसी चीज होती है जिसको आपको हमने न्यूमेरिकल कराया यूट्यूब पे, क्या नहीं करवाए, हर चीज को एक्सप्लेन किए। तो इसकी हमको याद दिलाना कि पीडीएफ बनाकर सर हम अपलोड कर देंगे। हो गया इतना। धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। मेटलॉइड्स है ना, इसका हो गया मेटल, नॉन मेटल, और ये होता है मेटलॉइड्स, ठीक है, इंग्लिश वोकैब। चलो इतना क्लियर हो गया है। भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस, ये तो हो गया भौतिक वर्गीकरण में। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सारी चीजें हैं। कल से हम पढ़ेंगे इनकी अवस्थाओं के बारे में, पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। इनमें गतिज ऊर्जा किसमें अधिक होती है, उनके बारे में टाइप्स में पढ़ेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आएगा। प्लाज्मा अवस्था क्या होगी, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसन क्या होता है, इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। फिजिक्स, हाँ, फिजिकल परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको आइडिया होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में क्या आएगा कि मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, ठीक है, बर्फ का पिघलना, इस तरह के, कुल्फी बनना, आइसक्रीम बनना, ये सब किस में आ रहा है? भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है? उसके बारे में एक मेजर डिफरेंस बता देंगे ताकि आप तुरंत बता पाओ। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आएगा तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में जब आएगा तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, धातु कौन सी पाई जाती है, अधातु कौन सी पाई जाती है, गैस कौन सी पाई जाती है। तत्वों की, पृथ्वी है, पृथ्वी की परत पर, सतह पर धातु कौन सी अधिक पाई जाती है, अधातु कौन सी अधिक पाई जाती है, गैस कौन सी अधिक पाई जाती है, मानव शरीर में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है, कौन सा तत्व कम पाया जाता है। इस तरह के कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे यौगिक। यौगिक में वही जो अभी बताए थे कि ऐसा यौगिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो चार यौगिक के नाम याद रखेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे। कल कोशिश, कल तो नहीं, हाँ कल इसके जो भी बेसिक है ना, कल जितना भी बेसिक है वो समझा देंगे, क्योंकि आज तो इंडेक्स भी बनवा रहे थे सारी चीजें। कल इसका पूरा बेसिक समझा देंगे। उसके बाद आज ही हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे ताकि आप वो एमसीक्यूज पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। मिश्र धातु की भी पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं क्या? आपने कमेंट किया है वही कि हाँ मिश्र धातु की भी पीडीएफ अपलोड करना है कि सर जो मिश्र धातु बना है वो भी पीडीएफ अपलोड कर देना। उसकी ट्रिक बनाया बहुत बढ़िया से, अच्छे से मेहनत करके, ठीक है। और भी कुछ क्रिएटिव चीजें भी करवा दिए हैं, वीडियो भी बनाए थे। कोशिश करेंगे अगर वीडियो आपको पता रहे हमको कौन सी वीडियो में बनी, वो भी अपलोड करवा देंगे, ठीक है। वो पढ़ लेना और बाकी तो उसका कर ही लेना, ठीक है। बाकी जो भी है कमेंट पे बता देना। चले फिर, ठीक, जय हिंद सभी को कमेंट बॉक्स पर, ठीक। चले आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक, ओके।